अब यहाँ पर जो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऑस्ट्रेलिया के होने वाले राजकुमार थे फ्रेंच फर्डिनेंड के जब जो एक ही आर्कड्यूक थे, जो जिनकी हत्या होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ जाता है। ये हत्या किसने करी थी? ये हत्या करी थी एक सर्ब नेशनलिस्ट ने। सर्ब नेशनलिस्ट का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन का जो साम्राज्य था, यानी ये जो पूरा साम्राज्य है ऑस्ट्रो हंगेरियन का, ये जो पूरा साम्राज्य था, ये कहीं ना कहीं अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग थे। इवन कुछ हिस्सा जो है सर्बिया का भी उनके कंट्रोल में था। बोस्निया और हर्जेगोविना जो है वो भी उनके कंट्रोल में था। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे जो यहाँ के एथनिक्स लोग थे, एथनिक मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रोएशिया के लोग हैं, यहाँ पे स्लोवाकियन है, यहाँ पे रोमानियन है, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है। ये जो लोग हैं इनके अंदर एक फीलिंग थी कि हमें अपना एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे खुद के लोग रूल होने चाहिए, हमारी अपनी भाषा जो है वो राइज होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस जो था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का था। तो इसी वजह से जो है सर्बिया काफ़ी नाराज चलता था और यहाँ के लोग में यानी यूथ में एक तरह से एक एग्रेसिव था, यानी किसी तरीके से वो जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन से बदला लेना चाहते थे, उससे आज़ाद होना चाहते थे पूरी तरीके से। तो यहाँ का एक नेशनलिस्ट था, काफ़ी उग्र व्यक्ति जो था, उसने क्या करा, उसने प्लानिंग बनाया कि मैं इस जो फ्रेंच आर्कड्यूक है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, यानी उसको मार दूंगा। तो इसके लिए वो क्या जाते हैं, उन्हें एक खबर मिलती है कि जो फ्रेंच फर्डिनेंड है, आर्कड्यूक है, वो यानी बोस्निया की राजधानी सैराजेवो में आ रहे हैं। सैराजेवो एक सिटी है, वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे वो एक पैलेस में आएंगे। तो वो जो है सर्बिया का वो जो उग्र जो व्यक्ति था जिसका नाम था गैब्रिलियो प्रिंसिप, या नाम याद रखे, गैब्रिलियो प्रिंसिप ने जा करके वहाँ पे एक प्लानिंग बिछाई और उसके सामने जैसे ही वो पैलेस में एंटर करते हैं और उसके बाद बाहर जब आते हैं तो फाइनली उन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, सोफी, तो दोनों की उसी समय हत्या हो गई। यानी किसकी? यानी फ्रेंच फर्डिनेंड की वहीं पे जो हत्या हो गई, जो कि ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के होने वाले किंग थे, क्योंकि फ्रेंच जोसेफ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, 83 ईयर्स के थे और जो है कि कहीं ना कहीं उनका किंग बनना तय था। तो इसी वजह से जो है कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने इसे एक काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप पर, अपनी टेरिटरी पे एक बहुत बड़ा हमला माना और उसने सर्बिया पे अटैक करने का प्लानिंग बनाया और उसका साथ दिया जर्मनी ने कहा ठीक है आप अटैक करिए, हम आपके साथ हैं। जैसे ही ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया पे अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन उनको डर था कहीं ना कहीं रशिया उनका साथ देगा और ऐसा होना भी था, क्योंकि सर्बिया जो है वो रशिया का एक तरह से अलायंस में थे या दोस्त थे। उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ, यानी रशिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस जो है और रशिया जो है वो दोनों दोस्त बन चुके थे, उनकी संधि हो चुकी थी। इसलिए जर्मनी ने भी फ्रांस पे अटैक करने का प्लानिंग बनाया और फ्रांस और रशिया दोनों तरीके से यानी फ्रांस और रशिया दोनों एक विश्व में शामिल हो गए, यानी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गए और वो अलायंस का हिस्सा था और वो शामिल हो गए इस वर्ल्ड वॉर में। अगस्त 1914 तक आते थे पूरी तरीके से अब जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जो अटैक करा था वो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बेलग्रेड पे हमला किया, यानी जो कि सर्बिया की राजधानी है वहाँ पे हमला किया और इस तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन की फोर्सेज है वो आमने सामने डट जाती है। इसी बाद अब सर्बिया की जो दुश्मनी है वो बल्गारिया से भी थी, तो बल्गारिया जो है वो भी किसके साथ टीम में शामिल हो गया, वो भी सेंट्रल पावर में शामिल हो गया। यानी जो रेड मार्क है, ये जो रेड मार्क है मैं इसमें इसका मतलब है सेंट्रल पावर, जो सेंट्रल पावर है उसके अंदर वो शामिल हो गया। अब बुल्गारिया का दुश्मन था रोमानिया, तो ये किस में शामिल हो जाएगा, ये शामिल हो गया आपका अलाइड पावर में। तो ये जो ग्रीन वाला जो है वो अलाइड पावर है पूरी तरीके से, ये ग्रीन वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका है अलाइड पावर। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा था, यानी ये जो ग्रीन वाला पूरा हिस्सा था, ये कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में था, ये पूरी तरीके से अलाइड फोर्सेस के कंट्रोल में था। इस पोलैंड तक का हिस्सा जो था वो रशिया के पास था और इस तरफ जो है वो आपका वेस्टर्न फ्रंट था। वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो बेल्जियम फ्रांस वाला हिस्सा था, ठीक है, नीदरलैंड वाला हिस्सा था, ये जो था आपका वेस्टर्न फ्रंट है। तो जर्मनी ने देखा कि अब ये फ्रांस भी उसका दुश्मन है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने मोर्चे लगा दिए और उसने कहीं ना कहीं ये जो बेल्जियम था, बेल्जियम उस समय न्यूट्रल था, बेल्जियम पूरी तरीके से न्यूट्रल था और वो वॉर में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जर्मन ने सोचा कि मुझे इस पे अटैक करना चाहिए। इस पे अटैक जैसे ही उन्होंने करा, क्योंकि वो चाहते कि अगर हम बेल्जियम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो फ्रांस को जीतना, क्योंकि यहाँ पे पेरिस भी है तो पेरिस तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो पेरिस में जैसे ही कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है राजधानी पे जब कंट्रोल होता है किसी भी देश का, किसी भी साम्राज्य का, तो वो पूरी तरीके से उसके अधीन आ जाता है। तो वो पेरिस पे कंट्रोल करने के लिए बेल्जियम पे अटैक करते हैं। बेल्जियम पे जैसे ही अटैक करते हैं तो ब्रिटिश भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी, क्योंकि बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल था
और बेल्जियम को बचाने का वादा जो है वो ब्रिटेन ने कर रखा था। फाइनली क्या है कि ब्रिटेन भी अब वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। किसके अगेंस्ट में? सेंट्रल पावर, यानी एक तरह से जो केंद्रीय शक्तियां थी उसके अगेंस्ट में। इस तरीके से पूरी तरीके से अब ये जो ब्रिटेन है वो भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर में, ये भी ग्रीन से मार्क हो गया। और जैसे ही बेल्जियम पे अटैक किया तो ये भी किसी का दोस्त, ये किसका दोस्त हो जाएगा? ये भी आपका यानी मित्र राष्ट्र का, यानी अलाइड पावर का ये भी हिस्सेदारी में आ गया। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से यहां पर मोर्चा बन चुका था। ये ईस्टर्न फ्रंट था, ये वेस्टर्न फ्रंट था। यहां पे बहुत सारे सेंटर्स थे। शैंपेन एक जगह नाम है, वो यहां पे था। येप्रिस एक जगह नाम है, वर्डान एक जगह नाम है। इस तरीके से यहां पर कई सालों तक कई बैटल्स लड़े गए, यानी अब लगभग 4 सालों तक ये यहां पे डटे रहेंगे। इन्होंने क्या करा, पूरा यूरोप को जो है वो ट्रेंच में, यानी एक तरह से 2-2 मीटर की खाइयों में या बड़े बड़े नालों में खोद दिया। इसके अंदर वो सैनिक छुपते थे। इसको ट्रेंच वॉरफेयर भी कहते हैं। ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब क्या है? इन्होंने पूरी तरीके से यहां पर एक ट्रेंच खोद दी। ट्रेंच जैसे ये पूरे का तरीके से इन्होंने पूरी खाइयां खोद दी। और ये जो खाइयां थी ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, यानी लगभग ये आपका कह सकते हैं कि इंग्लिश चैनल, यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल जो समुद्र है वहां से लेकर लगभग स्विट्जरलैंड तक इन्होंने पूरी तरीके से एक खाइया पूरी खोद रखी थी। और इसका मकसद ये था कि इसमें छुप करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें। इधर इन्होंने भी पूरी तरीके से जो आपका वेस्टर्न फ्रंट था, यानी मित्र राष्ट्र, इन्होंने भी पूरी तरीके से ट्रेंचेस खोद रखे थे। इसमें बनाऊंगा तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ट्रेंचेस का जो था पूरी तरीके से दोनों तरफ से खोद दिए गए थे। इधर भी ट्रेंचेस थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंच वॉरफेयर था, इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सालों तक लड़ते रहे। तो ये बैटलफील्ड जो था लगभग 4 सालों तक, और हर बैटलफील्ड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें कई सारे हर साल बहुत सारी कैजुअलिटीज़, यानी 4 सालों में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती थी। जैसे मैंने आपको बताया येप्रिस है, शैंपेन है, इसके अलावा वर्डान है। वर्डान का बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सेंटर्स पॉइंट बने हुए थे जहां पर वो बैटल करते थे आपस में। कभी ये कुछ माइल्स आगे बढ़ते थे, कभी वो कुछ माइल्स आगे बढ़ते थे। और ये दोनों की दोनों सेनाएं जो हैं ये आपका वेस्टर्न फ्रंट पे डटे रहते हैं। इधर से इनकी मदद के लिए ब्रिटेन की सेना भी एंटर कर जाती, क्योंकि इनको आने में इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे पूरा समुद्र था, ये पूरा जो है आपका समुद्र है। तो इनको यहाँ पर आने में काफ़ी समय लगता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँचते हैं और एक तरह से ये भी मोर्चा संभाल लेते हैं वेस्टर्न फ्रंट का। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इवन जो ब्रिटेन के पास जो थी काफ़ी सारी कॉलोनियल जो कॉलोनियल यानी जो कॉलोनीज बनी थी, उनकी जो सेनाएं थी वो भी आ गई थी। जैसे मिस्र से, अफ्रीका से, इंडिया से भी बहुत सारे सैनिक ब्रिटेन की सेना में शामिल होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि कई सारे जो इंडिया गेट बना हुआ है उसमें बहुत सारे इंडियन सैनिक्स भी मारे जाते हैं। इंडियन जो सोल्जर्स थे वो मारे जाते हैं। वो इसी वजह से मारे जाते हैं कि वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उनका नाम ही इंडिया गेट पे लिखा गया है, जो शहीद हुए थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो कई सारे जो भारतीय सैनिक हैं वो भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इधर जो है पहले शुरुआत में इटली जो था फ्रांस से नाराज था, जर्मनी के साथ हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ हो गया वो, ठीक है, कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन धीरे धीरे देखा कि जब ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा है, फाइनली उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके खिलाफ? सेंट्रल पावर के खिलाफ। और ये भी क्या बन गई? ये भी बन गए आपके मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र का पलड़ा धीरे धीरे करके भारी होता जाता है। ये पूरी तरीके से बन गया आपका मित्र राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर इटली की सेनाएं डट गई। तो इस मोर्चे पे देखो इटली की सेनाएं आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये सारा का सारा जो था सर्बिया, मैकेडोनिया, ग्रीस, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये भी किसके अंडर में आ गया? ये आ गया आपका मित्र राष्ट्रों के कंट्रोल में। तो यानी मित्र राष्ट्र इधर से पूरा घेर रखा था, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो मित्र राष्ट्र के कंट्रोल में था। इधर से जो है ये पूरा समुद्र है आपका। फाइनली यहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य था ये तो सेंट्रल पावर के साथ हो गया था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक शर्मिक शहर है, यहाँ पर शर्मिक जो है टर्की के पास है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन की सेना जाती है, ये पूरा समुद्र है। यहाँ पे नेवल जो है पूरी तरीके से वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा समुद्र है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक तरह से उनका नेवल जो है टर्की की फोर्सेस और ब्रिटेन की फोर्सेस यहाँ पर डट जाती है इस हिस्से में, ठीक है।
इधर टर्की का दूसरा हिस्सा जो है वो रशिया के साथ मिलता था, यानी बाल्कन ब्लैक सी के आसपास जो है वो टर्की की दूसरी सेना यहाँ पर दूसरे मोर्चे पे चली जाती है और जो है वो रशियन फोर्स से टकराती है। ठीक है, यहाँ पे अर्मेनिया भी है। अर्मेनिया जो था इस समय क्रिश्चियंस लोग थे और टर्की जो है एक मुस्लिम देश है, तो जो अर्मेनिया के लोग थे वो क्रिश्चियन थे और वो काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी में थे। तो टर्की ने बहुत ही क्रूरता के साथ अर्मेनियंस का नरसंहार किया, यानी एक तरह से जेनोसाइड किया। इसके अंदर उन्होंने को औरतों को बच्चों को मारा गया, उनके ब्रेस्ट तक काट दिए गए। ये वर्ल्ड वॉर में आम थी, कई बार महिलाओं और बच्चों को मार दिया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। तो कई सारे लाखों अर्मेनियंस को मारा गया। उनको एक तरह से जो सीरिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर उनको भगाया गया और कई सारे जो अर्मेनियन लोग हैं वो भूख के मारे उस डेजर्ट में मर गए। कई लोग जो उसके कब्जे में आ गए, टर्की फोर्सेस के कब्जों में, तो उनको मार दिया गया। तो बहुत व्यापक तरीके से अर्मेनियन लोगों को मारा गया, औरतों बच्चों बूढ़ों सबको मारा गया और लगभग 1 मिलियन लोगों को वहां पे एक तरह से वो नरसंहार का हिस्सा बने। तो ये जो बर्बरता थी ये पूरे ह्यूमैनिटीज़ को हिलाकर रख दिया गया था। तो बाकी मित्र राष्ट्र भी और भी ज़्यादा बहुत एग्रेसिव हो गए थे और कहा था कि ये जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी के खिलाफ यानी मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा बर्बर एक हत्याकांड है, नरसंहार है। तो इसकी भर्त्सना करी गई थी, आलोचना करी गई थी टर्की की यानी ऑटोमन साम्राज्य की। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जो टर्की जो था वो 2 हिस्सों पे लड़ रहा था। एक तरफ ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, इधर रशिया के साथ लड़ रहा था। इवन वो मिस्र में जो है वो ब्रिटेन की फोर्सेस वहाँ पे थी और टर्की की फोर्सेस थी। तो इस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की जो है वो भी पूरी तरीके से घिरा हुआ था मित्र राष्ट्र के फोर्सेस से। धीरे धीरे जो है वॉर जो है काफ़ी अपनी इंटेंस होने लग गई और ये हर साल यानी मैंने बताया कि इसमें 2014 इसके अंदर 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 यानी ये जो काल था काफ़ी भयानक था और हर पूरी जो सेना थी वो डटी हुई थी। मैंने आपको बताया इसके अंदर वो हर तरह का जो है जो वॉरफेयर में, क्योंकि इस समय कोई मानवता का कोई उनके अंदर कोई भी अब गुण रह नहीं गया था। पूरी तरीके से जानवर बन चुके थे और जिस तरीके से जितना हो सके मारो, दुश्मन कंट्री को मारो, ये उनका मकसद था। इसी वजह से इन्होंने पहली बार जर्मन सेनाओं ने जो है केमिकल्स वेपन्स को, यानी एक तरह से जो केमिकल्स वेपन्स होते हैं, खतरनाक गैसेस होते हैं, पॉइजन गैसेस होते हैं, उनका यूज करना स्टार्ट करा। उन्होंने जो अपनी एयरफोर्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बॉम्बिंग करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे जो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने भी इस तरह का जो हथियार है उपयोग करना स्टार्ट करा। तो एक तरह से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल्स वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स तो बहुत भयानक तरीके से यूज किया गया। बहुत सारे लोग मारे गए। धीरे धीरे जो है जो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती गई वॉर की और बहुत सारी कैजुअलिटीज, लगभग दोनों तरफ से लाखों लोग हर वॉर में मरते गए। इधर से भी कई लाख लोग यानी 4 लाख 5 लाख लोग मरते एक बैटल में, इधर से भी 4-5 लाख लोग मरते, कभी 3 लाख लोग मरते, कभी 1 लाख लोग मरते। तो हर दिन जो है यानी हर जो बैटल में जो है बहुत सारे लोग मारे गए। इवन जो है कई लोग जो भूख से मर गए, कई लोग ठंड से मर गए, क्योंकि इस तरफ जो है रशिया की तरफ साइबेरिया था और रशियन की फोर्स धीरे धीरे हारने लग गई थी। जब रशियन की फोर्स धीरे धीरे हारने लग गई तो जार निकोलस के ऊपर जो है वहाँ के कंट्री लोगों ने दबाव डालने लग गए कि उनकी वजह से वो वॉर हार रहे हैं। इवन इसके अलावा जो समाजवादी यानी जो कम्युनिस्ट जो लोग थे वो भी सरकार पे दबाव डाल रहे थे, वो भी जो है राजशाही पे, राजतंत्र पे दबाव डाल रहे थे कि उनको वॉर से विड्रॉल करना चाहिए। और फाइनली 1917 तक आते आते जो है रशिया ने वॉर से विड्रॉल कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो चुका था और जार निकोलस जो है वो भाग करके एक तरह से भाग करके जंगल में छिप जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसको भी वहाँ के लोगों ने फिर फाइनली जो है जार निकोलस और उनके जो बच्चे थे उनको मार दिया गया। तो रशिया पूरी तरीके से वॉर से अलग हो गया 1917 तक। लेकिन यहाँ पर एक और वॉर स्टार्ट हो गया था, वो था आपका नेवल वॉर, यानी जो नेवी की तरफ से जो वॉर था। अब जर्मन की जो एक बहुत खास बोट थी वो थी यू बोट जो थी वो एक सबमरीन थी, यानी एक तरह से सबमरीन थी, यानी जो कि पानी के अंदर से जो है मिसाइल दागती थी। और ये जो है यहाँ पे बहुत सारा जो हिस्सा है, इंग्लिश चैनल का जो पूरा हिस्सा है वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। लेकिन यू बोट की वजह से उन्होंने पूरी तरीके से बहुत सारे ब्रिटेन के जहाज़ों को डुबोया था, जिसकी वजह से कई बार उनको खाने पीने की जो रसद की जो सामग्री है वो इंग्लैंड तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कई बार जो है अमेरिका से जो है जो जहाज जाते थे कई बार ब्रिटेन की तरफ, तो उसको भी उन्होंने निशाना बनाया और उसमें
कई बार अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। इसी की वजह से वुडरो विल्सन पे दबाव बन रहा था कि वहाँ की जनता जो है ब्रिटेन का साथ दे और मित्र राष्ट्र का साथ दे और एक तरह से वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए। फाइनली एक दो बार और अटैक करता है और इसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है 1917 में, और उसकी सेनाएं जो है बहुत बड़े पैमाने पर फ्रांस तक आती है। उनको आने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन अभी भी कैजुअलिटी जो है डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही थी। 1917 तक जैसे वहाँ पे सेना पहुँचती है, धीरे धीरे जो है मित्र राष्ट्र है उसकी पावर फिर से बढ़ने लगती है। अमेरिका की सेना फ्रेश सेना थी और कई सारे मिलियंस में वो लोग आते हैं और जर्मन पे फिर से दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इधर जो है टर्की की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अरब का जो साम्राज्य था वो वहाँ पे राइज हो जाता है और धीरे धीरे टर्की जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फाइनली ब्रिटेन का कंट्रोल भी बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से टर्की पे हो जाता है। फाइनली टर्की वर्ल्ड वॉर से विड्रॉल हो जाता है, यानी अब सिर्फ जर्मन रह गया था और ऑस्ट्रो हंगेरियन रह गए थे। ठीक है, फाइनली 1918 तक आते आते धीरे धीरे पूरी तरीके से जर्मन की सेनाएं थक चुकी थी, वहां के लोग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और जब बहुत सारे लोग मारे गए थे, खासकर इसमें मैंने बताया कि इसमें युवाओं को शामिल किया गया था। इसके अंदर 20 से लेकर 48 साल तक के जितने युवा थे, हर देश के लोग ने उसमें एक बहुत ज़बरदस्ती भी उनको शामिल किया गया। और जब ये लोग वहाँ पर यूरोप में युवाओं की कमी होने लग गई थी, क्योंकि फैक्ट्री में जो थे औरतें और बच्चे लोग काम कर रहे थे। फाइनली विलियम काइजर जो है वो छोड़ करके अपना हॉलैंड भाग गया और वहाँ पर जाकर के अपना वो टाइम स्पेंड करने लग गया। और इस तरीके से जो है जर्मन भी पूरी तरीके से धीरे धीरे हार जाती है और वो अपनी वो हार स्वीकार कर लेती है और वर्ल्ड वॉर जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। मित्र राष्ट्र की विजय होती है। मित्र राष्ट्र की विजय होने का जो मेन कारण था वो यही था कि जब अमेरिका की फ्रेश जो फोर्सेस आती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी और वो फ्रेश जो फोर्सेस आती है वो उन पे भारी पड़ती है अमेरिका जर्मन फोर्सेस पे। जर्मन फोर्स ने काफ़ी 1917 तक वो काफ़ी एडवांस में थे, जीतने के बहुत करीब थे, लेकिन उनकी सेनाएं जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे जब अमेरिका की सेना आती है तो वो इतना कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं होते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वो 4 सालों तक कई सेनाएं जो हैं इस ट्रेंचेस में फंसे हुए थे। इस ट्रेंचेस का जो हाल था, अगर आप कभी देखोगे वीडियोस में, तो ट्रेंचेस में एक तरह से पूरी दलदल नुमा एक तरह से बन जाता था, क्योंकि जब बारिश आती थी तो सारे नदियों का पानी जो है उन ट्रेंचेस में भर जाता था। उस ट्रेंचेस में चलने की जो है हालत नहीं होती थी और उस हालत में वो वहाँ पर रहते थे। 4 साल तक उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल करा। बहुत सारे लोग जो हैं चूहों के वजह से मारे गए, बीमारी से मारे गए, ठंड से मारे गए, भूख से मारे गए। इसके अलावा कई जानवरों के वो जैसे चूहों के जैसे जो उनके कान वगैरह खा जाते थे, नाक वगैरह खा जाते थे। तो ये ऐसी भयानक और दर्दनाक जो मौतें हो रही थी, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा टेंस बढ़ने लग गया था। इवन जितने 20 मिलियन लोग मारे गए पूरी तरीके से और इतने ही मिलियन लगभग घायल हुए, तो ये यूरोप के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी और एक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि अब कोई वॉर नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में। लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे, सब सिर्फ 20 वर्षों तक के लिए रुके और दोबारा 1939 में जब हिटलर का राइज होता है फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, जो उन्होंने कहा था कि अब शांति से जो है बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल था उसके अंदर में उन्होंने जर्मन पे बहुत बुरी तरीके से और जो जर्मन पे बुरी तरीके से उसको एक तरह से पंगु बना दिया था। पूरी तरीके से उन पे बहुत सारा ब्लेम लगाया गया था, उस पर बहुत सारे उनके टेरिटरी छीन ली गई थी। एक तरह से बदले की भावना से वो काम किया गया था, ना कि शांति बनाने के लिए वो संधि हुई थी। तो हम देखें ये तो हम समझ सकते हैं कि जो है वर्ल्ड वॉर जो है कई मोर्चों पे लड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर सिर्फ कुछ महीनों में खत्म हो गया, 4 साल तक और धीरे धीरे हर मोर्चों पे सेनाएं डटी हुई थी। तो इसके वजह से ये वॉर जो है वो 4 सालों तक चलता है और अब तक का सबसे भयंकर वॉर था। इसके बाद एक और वॉर होना बाकी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है, खासकर यूरोप जो है वो पूरी तरीके से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, इस वर्ल्ड वॉर की वजह से मानवता का सबसे बड़ा वॉर वो करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि ये जो वॉर की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, इसको हम सेपरेट वीडियोस में कभी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से हर जो हर बैटल फील्ड पे किस तरीके से इन्होंने लड़ाई करी थी, इनकी क्या क्या हालत हो गई थी। तो वो आपको किसी सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।